दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूं और ले चलूं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अनोखी सी दुनिया में, जहां हम लोग स्टैंडर्ड 9th 10th से बहुत सारी चीजें, वहां की बेसिक्स भी सीखते हैं, बोर्ड की चीजें 11th 12th तो सीखते ही हैं, और जो एक कॉम्पिटिटिव दुनिया है जेई मेन के लिए, एडवांस्ड के लिए और नीट के लिए। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद जो हमने पहला लेक्चर किया था, अगर आपको ध्यान में हो तो वहां हमने एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल का एक स्केच ड्रॉ किया। उसमें ग्रुप वाइज एलिमेंट्स हमने लिखा, हाइड्रोजन के पोजीशन पर हमने बातें करी, लैंथेनाइड्स के बारे में हमने बातें करी, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने बोला, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलवाइड्स, ऐसे हमने बातें की थी। वहां से चीजों को आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग। आज का पहला पेज है, ये पेज नंबर 1, अच्छे से आ जाए। ये आपका हमने जो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया, उसमें 1A ग्रुप 1, 2A ग्रुप 2, और हमने बोल दिया स्पष्ट, हाइड्रोजन आप नहीं रख सकते हो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, रेडियम। याद करें, रेडियम वाज रेडियो एक्टिव और फ्रेंसियम वाज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसके बाद यहां डी ब्लॉक एलिमेंट्स था अपना, ग्रुप 3B से लेके 2B तक। याद करें, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, इसको आपने 1 2 बोला, ये 3 से लेके 12 तक था, और ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। ये हमने डिस्कस किया था। और फिर इसके बाद यहां 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A, ये आपके एलिमेंट्स थे, जहां पर बोरॉन, इसके सामने हमने लाया था एल्यूमिनियम, इसके सामने आएगा गैलियम। डी ब्लॉक यहां से शुरू होगा, नहीं, स्कैंडियम यही स्टार्ट हुआ था ना। तो गैलियम, इंडियम, हेलियम, अनंट्राइयम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, अननक्वाडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अननपेंटियम। यहां था आपका बेटा क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। याद करो, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, अच्छे से। और यहां अननहेक्सियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटाइन, और ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। यहां हीलियम, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट जरूर था, लेकिन हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर नॉट डिसाइडेड, हमने पढ़ा था। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और अननॉक्टियम। हमने आपको बताया था ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडॉन भी रेडियो एक्टिव। याद करें आप, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। चलिए, जिन लोगों को भी डाउट आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको बोर्ड को भरने के बाद फिर मैं डाउट्स पे भी जाऊंगा। अगर किन्हीं के मन में कोई चीज को लेके कोई पॉइंट आ रहा हो तो मैं उसको क्लियर करूंगा। चलो आ जाओ। अब नीचे हमने बेटा सिखाया था कि यहां पे दो सीरीज, याद करो, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स था ना रे। ये एटॉमिक नंबर 58 to 71, इसको क्या बोला था आपने, लैंथेनाइड्स। और एटॉमिक नंबर 90 to 103, क्या बोले थे इसको,
एक्टिनाइड्स। ये 2 सीरीज था, यहीं तक नहीं, ये काफी आगे है, ऐसा नहीं कि आप यहीं तक इसको लिखें, और थोड़ा लंबा बना दे, ठीक है। और ये भी दोस्त आपके 3B ग्रुप का था और 6th पीरियड था, और ये भी आपके 3B का था बट ये 7th पीरियड था, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया। अब यहां से आपको हमने मेटलॉइड्स का आइडिया दिया। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। हमने स्पष्ट बोला था कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखेंगे। ये गैसियस एलिमेंट है जिसका पीरियड 1 है, लेकिन ग्रुप के बारे में हमने क्या बोला था कि इसका ग्रुप क्या है, नॉट डिसाइडेड। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर डिसाइडेड नहीं है। हमने स्पष्ट तौर पे आपको बता दिया था कि आप कभी नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। आ जाए उसके बाद, अब यहां पर हमने मेटलॉइड्स को घेरा था, जो एक बार आज से फिर बारी है। ये मेटलॉइड्स को हमने घेरा था, वैसे एलिमेंट्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के अच्छे खासे कैरेक्टर हो, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। हमने कलर किया है। मेटलॉइड्स में जो सेंट्रल मेटलॉइड है वो आर्सेनिक है, मतलब मोस्ट मेटलॉइडिक। क्यों? अगर आप मेटल के तरफ से भी आए तब भी आपको आर्सेनिक मिलेगा, इधर नॉन मेटल के तरफ से जाए तब भी आर्सेनिक मिलेगा, क्योंकि इस मेटलॉइड के राइट साइड सारे क्या थे, याद कर दोस्त, हमने पढ़ाया था आपको, नॉन मेटल्स, और इस मेटलॉइड के सारे लेफ्ट साइड क्या थे, मेटल्स, ठीक है। अच्छे से देखोगे। इसके बाद आर्सेनिक आपका सेंट्रल मेटलॉइड है, मतलब आप मेटल के तरफ से भी जाए तो मेटलॉइड में वही मिलेगा आपको बीच में। नॉन मेटल के तरफ देखो, इधर मेटल से आया, इधर नॉन मेटल से आया, ऊपर क्या है, नॉन मेटल, और नीचे क्या है, मेटल। इधर क्या है, डायगोनल मेटल, इधर डायगोनल क्या है, नॉन मेटल। इधर क्या है, मेटलॉइड, और इधर क्या है, मेटलॉइड। मतलब आर्सेनिक आपका मेटलॉइड्स में सबसे ज्यादा मेटलॉइड का कैरेक्टर लेके बैठा। मोस्ट मेटलॉइडिक एलिमेंट इज आर्सेनिक। अब आ जाओ, पॉइंट वाइज मैं लिखूं। हमने पिछले लेक्चर में लिखा था 118 एलिमेंट्स इन 7 पीरियड्स। आपके जो 7 पीरियड्स है उसमें आप 118 एलिमेंट्स रख सकते हैं। इसमें मेटल्स की संख्या काफी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। इसके बाद नॉन मेटल्स, और सबसे कम संख्या मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स सिर्फ 8 है संख्या में, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 मेटलॉइड्स में भी 2 तरीके के मेटलॉइड्स हैं, ध्यान से। एक मेटेलिक मेटलॉइड्स, वैसा मेटलॉइड जिसमें मेटल का कैरेक्टर ज्यादा है, जैसे नीचे वाला एरिया, स्टेटाइन, टेल्यूरियम, एंटीमनी वगैरह, एंटीमनी स्टैटिन वगैरह, इसमें मेटल का कैरेक्टर ज्यादा है। और दूसरा नॉन मेटेलिक मेटलॉइड, दूसरा बेटा नॉन मेटेलिक मेटलॉइड, मतलब वैसे मेटलॉइड जिसको मेजर नॉन मेटल का कैरेक्टर लेते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में, अच्छे से मेरी बातों को सुने, आपके सिलेबस में मेटलॉइड्स की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, बहुत कम, लेकिन बोरॉन और सिलिकॉन की केमिस्ट्री अच्छी खासी पढ़नी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि भले ही बोरॉन और सिलिकॉन मेटलॉइड है, लेकिन इसमें मेजर कैरेक्टर नॉन मेटल का है। भले ही बोरॉन और सिलिकॉन मेटलॉइड है, लेकिन इसमें मेजर कैरेक्टर किसका है, नॉन मेटल का। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमने बताया। ये वाला नॉन मेटालिक मेटलॉइड है, कुछ मेटालिक मेटलॉइड भी बताया। सबके बारे में उतना क्लियर करके मत जानो, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वैसे जो काम का था हमने बता दिया। अब सॉलिड एलिमेंट्स
सॉरी मेटल्स, तब नॉन मेटल्स, तब मेटलॉइड्स। क्लासिफिकेशन में ये हमने डिस्कस किया। इसको आप कौन सा ब्लॉक बोलते थे, याद करो, याद करो दोस्त, एस ब्लॉक ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, बीच में डी ब्लॉक, और ये वाले सारे कौन से ब्लॉक हैं इधर, पी ब्लॉक, यहां से लेके 3A ग्रुप तक पी ब्लॉक, ठीक है। और नीचे वाला कौन ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बीच में है, मिडिल पार्ट में कौन है, तो डी ब्लॉक। एस ब्लॉक लेफ्ट में है, पी ब्लॉक राइट में है, डी ब्लॉक बीच में है, और एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के नीचे है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज बहुत बेसिक चीजें थी इसमें। अब सेकंड पेज में हम लोग कुछ अच्छी चीजें लेके आते हैं। आप फर्स्ट पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले प्लीज। आइए दोस्त, अब मैं बाकी चीजों को लिखूं। हमने आपको बोला मोस्ट मेटलॉइडिक एलिमेंट, सबसे ज्यादा मेटलॉइड का कैरेक्टर किस एलिमेंट में है, तो आर्सेनिक में। नेक्स्ट इज एंटीमनी, अगला एंटीमनी होता है सबसे ज्यादा मेटलॉइड का कैरेक्टर। एनीवेज, अगला पॉइंट पे आ जाए। अगर मैं एलिमेंट्स को देखूं तो सबसे ज्यादा इसमें मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, तो मेटल है। और जो मेटल है मोस्टली वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अच्छे से सोचें, तो मेटल्स तो मोस्टली सॉलिड होते हैं। इसीलिए मैं बात कर बड़ी अच्छी बात फिजिकल स्टेट्स की, भौतिक अवस्था। तो सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट्स हैं, सॉलिड एलिमेंट्स। अच्छे से समझे, क्योंकि मोस्टली मेटल्स तो सॉलिड ही होते हैं। इसके बाद कौन से हैं, लिक्विड या गैस, तो इसके बाद है गैसियस एलिमेंट्स। और सबसे कम कौन है, लिक्विड एलिमेंट्स। अच्छे से मेरी बात को देखें। अगर मैं बात करूं लिक्विड एलिमेंट्स कौन कौन है, तो सिर्फ दो हैं। कौन कौन, एक ब्रोमीन और एक मर्क्यूरी, जिसमें ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है और मर्क्यूरी आपका मेटल है। अच्छे से देख ले, तो दो ही आपके लिक्विड एलिमेंट्स हैं, एक ब्रोमाइन और एक मर्क्यूरी, ठीक है। ब्रोमाइन आपका यहां पे है और मर्क्यूरी 2B ग्रुप में यहां है। एक नॉन मेटल एक मेटल, मतलब मेटल लिक्विड एक है और नॉन मेटल लिक्विड भी एक है। इसके अलावे 3 एलिमेंट को कुछ लोग लिक्विड पढ़ा देते हैं, फ्रेंसियम, सीजियम और गैलियम। ठीक से देखें, हमने बोला मोस्टली सॉलिड है, ये सब तो सॉलिड होगा बेटा क्योंकि मेटल है। ब्रोमीन और मर्क्यूरी ये दो एलिमेंट जो है आपका लिक्विड है, गैस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन 3 एलिमेंट फ्रेंसियम, सीजियम और गैलियम को लेके कुछ कंफ्यूजन होता है। क्या, कुछ लोग इनको लिक्विड एलिमेंट्स पढ़ाते हैं, किसको किसको, फ्रेंसियम, सीजियम और गैलियम, ठीक है। क्या कंफ्यूजन है मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक से देखो। एक्चुअली फ्रेंसियम का मेल्टिंग पॉइंट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सीजियम में 1.5 जोड़ दो, जिसको 1.5 डिग्री बोलते हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट फिर 1 पॉइंट जोड़ दो, 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन तीनों को देखो, गर्मी महीने में रात के समय में भी ये तीनों टेम्परेचर मौजूद होता है, मतलब इतना तो रहता ही है। मतलब ये या मिडनाइट में जाकर के इससे 1-2 डिग्री कम हो जाए तो उस समय सॉलिड हो, दोपहर सो के उठो 10 बजे 11 बजे देखो तो लिक्विड हो गया, फिर रात में जाओ सोने तो फिर देखो सॉलिड हो गया। तो ऐसे एलिमेंट को लोग लिक्विड बोल देते हैं कभी कभी। जी नहीं, आप लिक्विड नहीं कह सकते, ये सब सॉलिड ही है, लो मेल्टिंग सॉलिड है, वैसा सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो क्या बोलेंगे आप, ध्यान से, दे आर नॉट लिक्विड एलिमेंट्स, दे आर नॉट लिक्विड एलिमेंट्स, कभी नहीं।
क्या बोलोगे इनको? लो मेल्टिंग सॉलिड्स। हथेली पे डाल के अगर दबाए रहे थोड़ी देर में तो ये मेल्ट कर जाएगा। लो मेल्टिंग सॉलिड्स बोलेंगे आप इसको। क्या नहीं बोलेंगे दोस्त? लिक्विड एलिमेंट्स कभी नहीं बोलेंगे। कौन कौन है ये? फ्रेंसियम यहां पे, सीजियम यहां पे, और गैलियम यहां पे। मेल्टिंग पॉइंट याद रहना चाहिए। फ्रेंसियम का कितना हमने बोला? फ्रेंसियम का हमने कितना बोला? 27.5। सीजियम ठीक ऊपर हमने कितना बोला? 29। और गैलियम फिर कितना बोला? फिर 1.5 जोड़ने के लिए बोला तो 30.5। अगर किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछेंगे। हमने बोला कि ये तीन जो एलिमेंट है इनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के अराउंड है। लोग इसको लिक्विड बोल देते हैं। लिक्विड कैसे हुआ? ये सुबह में या रात में तो ये सॉलिड था, दोपहर में जाके लिक्विड हो गया, ठंडी महीने में हमेशा सॉलिड रहेगा। तो ऐसे नहीं होता है। लिक्विड का मतलब होता है कि इंसान जिस टेम्परेचर पे रहता है उसके इर्द गिर्द 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए और 10 डिग्री घट जाए तो वो लिक्विड रहे, उसी स्टेट को मेंटेन करे। तो आपका सीजियम, फ्रेंसियम, फ्रेंसियम 1A का निचला, ठीक ऊपर सीजियम, और 3A का एक एलिमेंट गैलियम, इन तीनों को दोस्त आप क्या नहीं बोलेंगे? सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिक्विड नहीं बोलेंगे। लो मेल्टिंग सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्या आपका यह चीज क्लियर हुआ अच्छे से? अब हां या ना बताइए, और इस पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। जी, मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया आपको कि नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5, 6। क्या करोगे? इसका आंसर क्या करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर तो अवेलेबल नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नॉट अवेलेबल। लेकिन फिर भी आपको कुछ तो दोस्त बना के आना पड़ेगा ना। तो उस केस में आप आंसर क्या करेंगे? समझ में आया? इसका मतलब है जो आपका क्वेश्चन पूछने वाला आदमी है उसको वही समझ में आ रहा है, वो वही बात जान रहा है कि फ्रेंसियम, सीजियम और गैलियम लिक्विड एलिमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला भी तो इंसान ही है। अगर उसका नॉलेज सही नहीं है तो कई बार इस चीज का भुगतान बच्चों को भुगतना पड़ता है, खास करके उनको जिन्होंने पढ़ रखा है। क्योंकि देखो, ब्रोमाइन और मर्क्यूरी तो लिक्विड है, तो आपके जो करेक्ट आंसर होने चाहिए वो तो 2 होने चाहिए, बट 2 तो ऑप्शन में है नहीं। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप? इसका मतलब है फ्रेंसियम, सीजियम, गैलियम को जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। झगड़ के तो नहीं ना जाओगे, आन बान और शान की बात है मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसा तो कर नहीं सकते हो बेटा। इसीलिए आपको करना पड़ेगा वो। चलो अगली बात मैं करूं। तो हमने बोला लिक्विड एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 2 है फिजिकल स्टेट्स में। अब बात करता हूं गैसियस एलिमेंट्स कितने हैं। ध्यान से, गैसियस एलिमेंट्स कितने हैं जरा देखें, आराम से देख लें। पी ब्लॉक को फिर से ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे जो बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना, अच्छे से देखोगे दोस्त, पी ब्लॉक को सिर्फ बना दिया क्योंकि वहीं पर मेटल वाइड है, और आपको ये सब ग्रुप याद भी रहना चाहिए। धीरे धीरे ये सब याद करते जाएं। स्टैटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव पर प्रैक्टिस जारी रखें। ऐसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। और यहां एक हीलियम, ये आपका मेटल वाइड था, यही ना, ये मेटल वाइड था। अब देखो इसमें इधर तो सब सॉलिड था, चूंकि मेटल्स हैं तो इसलिए सॉलिड। अब और गैस में कौन कौन है? हीलियम गैस है रे, नियॉन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टॉन गैस, क्योंकि इनर्ट एंड नोबल गैसेस बोलते हो, जेनॉन गैस, रेडॉन गैस। गुड।
फ्लोरीन क्या है? गैस की, लिक्विड की, सॉलिड? फ्लोरीन क्या है? अच्छे से देखो तो फ्लोरीन है गैस, क्लोरीन क्या है? गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। ठीक है, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड अभी पढ़ा आपने, और आयोडीन सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? गैस। सल्फर क्या है? गैस या सॉलिड? बताएं, सल्फर क्या है? गैस या सॉलिड? हाँ, सल्फर क्या है? गैस या सॉलिड? सल्फर क्या है? गैस या सॉलिड? इतनी देर में अगर आपने नहीं सोच पाया तो अब आप बता भी नहीं पाएंगे। सल्फर सॉलिड है। देखो, सल्फर गैस नहीं होता है। होता क्या है, जो आपका सल्फर सॉलिड है, जो सल्फर सॉलिड है, जब आप उसको बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर लेके चले जाते हैं तो प्योर H2 का वेपर बन जाता, मॉलिक्यूल्स आ जाता, तो उस समय वो गैस होता है। बट रूम टेम्परेचर पर सल्फर गैस नहीं है, रूम टेम्परेचर पर सल्फर क्या है? सॉलिड है। आज नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस सॉलिड है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये सब आपने सुना होगा, तो फास्फोरस सॉलिड है। कार्बन क्या है? सॉलिड है। कार्बन गैस नहीं होता, कार्बन गैस भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कार्बन गैस ये है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन गैस भी होता है, लेकिन कार्बन रूम टेम्परेचर पर जो सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, ग्रेफाइट में, डायमंड में, कोक में, ये सब सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, कुछ क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, कुछ अमॉर्फस, लेकिन सब सॉलिड है। अब आ जाओ, इसके अलावे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो है, वो क्या है? तो सर अभी अभी तो पढ़ा है हम लोगों ने कि हाइड्रोजन गैस है। तो गैसियस एलिमेंट्स कितने हुए, जरा काउंट करो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 7 8 9 10 11, लिक्विड एलिमेंट्स 2 और गैसियस एलिमेंट्स 11। मतलब जाहिर सी बात है, बाकी जो एलिमेंट बचा इस 13 के अलावे, मतलब 100 एलिमेंट के अराउंड, आसपास जो है वो क्या है? सॉलिड है। तो आप इस तरह से बोलेंगे, देयरफॉर मोस्ट ऑफ ऑल मतलब सारा नहीं, अधिकांश, मोस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर सॉलिड एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के जो अधिकांश एलिमेंट्स हैं दोस्त, वो क्या है बेटा? सॉलिड एलिमेंट्स हैं। क्लियर हुआ हो गया? लिक्विड में 2, गैसियस में 11 और मोस्टली सॉलिड एलिमेंट्स। अब आ जाओ, आपके एलिमेंट्स को मैं बात करूं पीरियड में, एलिमेंट्स इन पीरियड्स। अच्छे से देखें, 7 पीरियड है आपका बेटा। अगर फर्स्ट पीरियड बोला जाए तो इसमें कितने एलिमेंट थे? सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे जी, हाइड्रोजन और हीलियम। क्लियर है? सेकंड पीरियड अगर बोलोगे तो कितने एलिमेंट्स आ गए? सेकंड पीरियड में अब 8 एलिमेंट्स आ गए। ठीक से देखोगे, थर्ड पीरियड में कितने? 8 एलिमेंट्स आ गए। ध्यान से, अच्छे से। फोर्थ पीरियड में कितने? अब डी ब्लॉक आना शुरू हुआ, इसीलिए फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ गए, डी ब्लॉक का 10 एलिमेंट ऐड हो गया। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में भी कितना? 18 एलिमेंट्स। सिक्स्थ पीरियड में अब एफ ब्लॉक ऐड हो गया, इसलिए 14 एलिमेंट बढ़ गया और 32 एलिमेंट्स हो गया। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और सेवेंथ पीरियड में भी एक्टिनाइड्स के कारण 14 एलिमेंट्स बढ़ गया तो 32 एलिमेंट्स हो गया। सर एक बार और से चीजों को समझा दीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाए हम लोग का। जरूर बेटा, एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आ जाए, अच्छे से सीखे।
ठीक से देखें, वीडियो पर बने रहें, बिल्कुल इधर उधर ना जाएं। देखिए, मैंने बोला क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं, सॉलिड दो तरीके के होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं और कुछ एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में स्ट्रक्चर फिक्स होता है और एमॉर्फस में स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर आप फिक्स बोलते हैं, क्यूबिक, इसीलिए वो क्रिस्टलाइन हुआ। डायमंड का स्ट्रक्चर, कार्बन ग्रेफाइट का, डायमंड का स्ट्रक्चर फिक्स बोलते हैं आप, क्यूबिक। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर फिक्स बोलते हैं, हेक्सागोनल। तो जब फिक्स स्ट्रक्चर एक मिलता है तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं। लेकिन आयोडीन का वैसा स्ट्रक्चर नहीं कुछ होता, तो आयोडीन एमॉर्फस हो गया, जहां वेंडरवाल फोर्सेस वगैरह। तो ये सब धीरे धीरे सीखेंगे, एक बार में नहीं सीखेंगे। किन्हीं के मन में अगर आया हो कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है, अभी का ये टॉपिक नहीं है कि तुरंत आप इस चीज को क्लियर कर जाए। ठीक है, आ जाइए। अब यहां पे मैं समझा रहा हूं, एक्चुअली फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम तो बेटा दो ही एलिमेंट है। हाइड्रोजन और हीलियम तो दो ही एलिमेंट है इसमें। सेकेंड पीरियड में एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं? दो। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स? 6। थर्ड पीरियड में भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में फिर 2 और पी ब्लॉक में 6। लेकिन फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक बढ़ गया 10 एलिमेंट का। तो फिफ्थ पीरियड में भी वही है, एस पी और डी ब्लॉक। लेकिन छठे पीरियड में एक लैंथेनाइड एक्स्ट्रा बढ़ गया ना रे, तो एसपी डी एफ ब्लॉक ऐड हो गया इसमें। और सातवें पीरियड में एक्टिनाइड्स बढ़ गया था, तो एसपी डी एफ ब्लॉक। तो जरा देखें अच्छे से। फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स क्लियर है। सेकंड पीरियड में कैसे 8 हुआ? तो एस ब्लॉक के 2 और पी ब्लॉक के 6। थर्ड पीरियड में कैसे 8 हुआ? एस ब्लॉक के 2 पी ब्लॉक के 6। फोर्थ पीरियड में कैसे 18 हो गया? एस ब्लॉक के 2 पी ब्लॉक के 6 और डी ब्लॉक के 10। फिफ्थ में भी सेम चीज। सिक्स्थ में लैंथेनाइड्स का 14 एलिमेंट्स बढ़ गया एफ ब्लॉक का, इसीलिए हो गया आपका एस का 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14, तो 32। और सेवेंथ का भी है। अब आ जाओ, फर्स्ट पीरियड को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्त? शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट और शॉर्ट, एक से ज्यादा इसलिए पीरियड्स। इन दोनों को बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये भी लॉन्ग, ये भी लॉन्ग। लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में दो को लॉन्गेस्ट नहीं बोलेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में दो को लॉन्गेस्ट नहीं बोलेंगे, एक को ही लॉन्गेस्ट बोलेंगे। तो लॉन्गेस्ट पीरियड इस पीरियड का नाम है, छठे का। क्यों सर? सातवें में भी तो उतना एलिमेंट है। आपके सिलेबस में सातवें पीरियड में अभी भी सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं पढ़नी है, इसीलिए सातवें पीरियड को आप इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। लेकिन जी नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि अब सातवां पीरियड भी कंप्लीट सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में अभी भी उसको इनकम्प्लीट पीरियड ही बोलना है, जानना है और पढ़ना। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट, सेकंड और थर्ड शॉर्ट, फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग, और सिक्स्थ लॉन्गेस्ट, और सेवेंथ इनकम्प्लीट। मेरी बात को समझे। अब क्या है, ये और ये दोनों शॉर्ट है, लेकिन इसको बोल दिया गया फर्स्ट शॉर्ट। क्या बोल दिया गया? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। और इसको बोल दिया गया सेकंड शॉर्ट पीरियड, ताकि और कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड ये और सेकंड लॉन्ग पीरियड ये, तो बहुत साफ हो गया ना दोस्त। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट, सेकंड थर्ड शॉर्ट, फोर्थ फिफ्थ लॉन्ग, सिक्स्थ लॉन्गेस्ट, सेवेंथ इनकम्प्लीट। अब शॉर्ट में भी सेकंड को फर्स्ट शॉर्ट और थर्ड को सेकंड शॉर्ट। बार बार हमने रिपीट किया, उम्मीद है चीजें याद ही हो गई होंगी। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं? बताएं मेरे को कि सब लोग क्लैरिटी से समझ पा रहे हैं या नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं, और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, मैं अगले पेज में भी आता हूं।
जी आइए, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिखूं, एन एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड शॉर्ट पीरियड इज बोरॉन, क्लोरीन, स्कैंडियम, लेड। ध्यान देंगे, अच्छे से देखें, इसका आंसर आप आम स्टूडेंट को दीजिए तो वो ए कर देगा। आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसका आंसर ए होगा? इसका आंसर ए होगा? नहीं। सामान्य स्टूडेंट क्यों ए कर देंगे? क्योंकि वो सेकेंड शॉर्ट पीरियड को सेकेंड पीरियड समझेंगे। लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शॉर्ट पीरियड एक्चुअली सेकेंड और थर्ड दोनों है। तो जब दोनों है तो सेकेंड शॉर्ट पीरियड उसमें थर्ड पीरियड होगा, क्योंकि फर्स्ट शॉर्ट पीरियड सेकेंड पीरियड को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो थर्ड पीरियड का कौन एलिमेंट है? सिंगल क्लोरीन। इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। तो चलो, हमने एलिमेंट्स को पीरियड में दिखाया कि कौन सा पीरियड आपका शॉर्ट है, लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट है, इनकम्प्लीट है। हमने ये आपको क्लियर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देखें। अब मैं बात करता हूं एलिमेंट्स को ग्रुप में लेके चलता हूं। ध्यान से देखेंगे, एलिमेंट्स इन ग्रुप। बारी बारी से मैं आपको हर ग्रुप से थोड़ा थोड़ा, मोस्ट ऑफ ऑल ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाऊं। हमने पहले एक रफ पीरियोडिक टेबल का स्केच खींचा, उसके बाद हमने आपको उसमें ग्रुपिंग सिस्टम बताया। अच्छे से ध्यान दें, हमने पहले आपको रफ पीरियोडिक टेबल का एक स्केच खींचा, उस स्केच में पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया। हमने ये सिखाया कि कौन एलिमेंट मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल वाइड है। ग्रुप का जो नाम है इसका 1A 2A 1B 2B, इस तरह से करके वो अमेरिकन सिस्टम है। और 1 से लेकर 18 जो न्यूमेरल सिस्टम लिखते हैं वो IUPAC है। IUPAC एकदम फेमस है। और हम लोगों को जो पीरियोडिक टेबल पढ़ना होता है वो लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले का था, बट हम लोगों को बोर्स का पीटी पढ़ना होता है। हमने ये क्लियर किया, लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को हमने दिखाया, मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स क्लियर किया, सॉलिड लिक्विड गैस हमने क्लियर किया, और हर पीरियड का हमने नामकरण भी किया। शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, इनकम्प्लीट, सब कुछ हमने लिखा। ठीक है, और फ्रांसियम, सीजियम और गैलियम के बारे में हमने चर्चा भी करी कि वो लिक्विड एलिमेंट नहीं है, वो लो मेल्टिंग सॉलिड है। लोग कंफ्यूजन में उसको लिक्विड एलिमेंट बोल देते हैं। बहुत सारी बातें हुई। अब आ जाइए एलिमेंट्स इन ग्रुप। शुरू करता हूं अलग अलग ग्रुप से। सबसे पहले 8A ग्रुप, जिसको आप 18th ग्रुप बोलते हैं, और इसी का एक नाम होता है जीरो ग्रुप, और इसी का एक नाम होता है इनर्ट या नोबल गैसेज। अच्छे से देखेंगे, सवाल है ये किस सिस्टम में नाम? तो सर आपने सिखाया था अमेरिकन सिस्टम। सवाल है ये किस सिस्टम में नाम? सर आपने सिखाया था IUPAC सिस्टम। ये किस सिस्टम में नाम? बेटा ये नाम यूरोपियन सिस्टम है। क्या है? यूरोपियन सिस्टम। आपने जरूर सुना होगा जीरो ग्रुप। यूरोपियन सिस्टम मैंडलिफ साहब ने यह नाम दिया था, मैंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल। और ये बाय प्रॉपर्टीज, जाहिर सी बात है, इनर्ट और नोबल गैसेज बाय प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखेंगे, एलिमेंट्स हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अच्छे से देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूं, अच्छे से देखें, ऊपर के 3 एलिमेंट्स को आप बोलते हैं इनर्ट गैसेज। एग्जैक्ट सही बातें जो हैं वो बता रहा हूं। और नीचे के 3 एलिमेंट को बोलते हैं नोबल गैसेज। बट लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि इनर्ट और नोबल गैस के बीच लोगों को कोई फर्क समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि लोगों ने इनर्ट और नोबल गैसेस के बीच कोई फर्क खत्म कर दिया। इनर्ट गैस और नोबल गैस एक ही समझते हैं, हमने डिफरेंशिएट कर दिया अच्छे से। अब की बार आप घर पर अपने टीचर से मिले और अगर आपके टीचर ने आपको बताया कि इनर्ट नोबल गैस एक होता है, तो जी नहीं, उनको समझाएं, उनसे पूछें कि सर इनर्ट का हिंदी मतलब क्या होता है। इनर्ट
निष्क्रिय, और नोबल आदर्श। एक्चुअली हीलियम, नियन, आर्गन ये तीन इनर्ट है, क्योंकि ये निष्क्रिय है पूर्ण रूप से, मतलब इनएक्टिव है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं। लेकिन क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये नोबल है, आदर्श है, यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस लगाने पर ये रिएक्शन में भाग लेते हैं, इनके कंपाउंड्स बजावते बनते हैं। अच्छे से देखिए, इनर्ट नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज do not form compounds, शॉर्ट में लिख दिया, many oxo and, ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बोला बेटा, oxo and fluoro compounds are known। कौन कौन? oxo and fluoro compounds are known। किसका? क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन का बहुत सारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपाउंड मिलेगा। एग्जाम्पल में लिख भी सकते हो, ध्यान से देखोगे, बहुत सारा XgF2, XgOF4, KrF6, RnF6 वगैरह वगैरह। ठीक है, क्या बोला हमने? इनके बहुत सारे ऑक्सो और फ्लोरो, इन तीनों के बहुत सारे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स मिलते हैं। ध्यान से आपसे पूछा जाता है कि वाई, इन तीनों के बारे में, ये तीनों क्यों काफी ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं? वाई, जेनॉन, और या फिर ऐसे भी पूछेगा क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन फॉर्म्स मेनी ऑक्सो एंड फ्लोरो कंपाउंड्स। हालांकि इस सवाल को समझाना इतना आसान अभी नहीं है, ठीक है, बस आप इसका आंसर अभी याद रखें, ध्यान रखें। आप बोलेंगे इसका जवाब कि आयोनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में लिखते हैं आईई। आईई जेनॉन का करीब करीब बराबर है IeO2 से, और O2 से ज्यादा है O का, और O से ज्यादा है F का। ये इसका सही जवाब है। सर ये क्या, थोड़ा बहुत अगर आप समझा देंगे तो कुछ कुछ तो समझ में आ जाए, ठीक है, बाकी अभी नहीं समझ में आएगी चीजें, समझ सकता हूं, फिर भी थोड़ी सी कोशिश मैं करता हूं ये कराऊं। देखो, कंपाउंड कोई भी दो वजह से बनाते हैं, अच्छे से मेरी बात को समझें। मैंने क्या बोला? देखिए, पहली बात, लेक्चर पर एकदम ध्यान लगाए रखें। अगर सेकंड भर के लिए लाइव लेक्चर में आपका ध्यान किसी और चीज पर चले जाएगा तो आपका वो चीज मिस तो होगा ही, और फिर उसको गैदर करना मुश्किल होगा, क्योंकि लाइव लेक्चर एग्जैक्टली ऑफलाइन क्लास की तरह होती है। ठीक है, आंख बंद डब्बा गायब, आपने सुना होगा, आंखें आपने बंद की और राजधानी एक्सप्रेस सामने से गुजर गई। तो लाइव लेक्चर ये होता है, रिकॉर्डेड में है कि हमने पॉज कर दिया और फिर देखेंगे। इससे क्या होता है? डिसिप्लिन बिगड़ता है, और हम बार बार बाहर दूसरी चीजों को सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और बार बार हम इस तरह से 1 घंटे के लेक्चर को 4 घंटे में पढ़ते हैं, और पढ़ भी नहीं पाते, एक्चुअली वो पढ़ा रह जाता। तो लाइव लेक्चर को बहुत सिंसियरिटी से देखना है। ये नहीं कि बीच में अम्मा ने आवाज दिया, अब्बा ने आवाज दिया, पप्पा ने आवाज दिया, कि भैया ने आवाज दिया, कि दीदी ने आवाज दी, और हम चल पड़े उधर, काम कर लिया, कुछ हो गया, और इधर जी नहीं, ऐसे नहीं होता। बहुत डिसिप्लिन से हमने आपको बार बार समझाया है। अगर आप लाइव लेक्चर कोई अटेंड करते हैं तो जो आपके क्लास की टाइम है उससे 5 मिनट पहले हाथ पैर धोएं, अच्छे से बैठें, अच्छे कपड़े पहन करके बैठें, एक फ्रेश मूड में, माइंडसेट में, और कॉपी पेन लेके। ये नहीं कि मोबाइल से करना है तो कॉपी पेन का क्या काम है। इतना चीज लेके बैठें, और बहुत सिंसियरिटी से कमरे को बंद करें, या जहां भी बैठना है बोल दे लोगों को कि इस कोने में आप नहीं आएंगे कोई। ठीक है, क्लियर है? तो बिल्कुल दिमाग को इधर उधर ना ले जाए, अदरवाइज चीजें मिस हो जाएंगी। हमने आपको बोला सबसे पहले कि इस ग्रुप का नाम इनर्ट एंड नोबल गैसेज है। लोग इनर्ट और नोबल के बीच डिफरेंशिएट नहीं करते हैं फर्क, लेकिन हमने फर्क क्लियर किया है। हीलियम, नियन, आर्गन इनर्ट गैसेज है, क्योंकि वो कभी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अच्छे से मेरी बात को सुने, क्लियर हो जाएगा। क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारा, खास करके ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ तो ढेरों करता है। ठीक है, सवाल है क्यों? क्योंकि जेनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलर है, इसको सिमिलर बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं, करीब करीब बराबर है O2 के। किसके? O2 के।
किसके बराबर है? O2 के। ये वाली बात है। हाँ, O2 से ज्यादा है O की और O से ज्यादा है F की। अभी इधर ध्यान नहीं देते। हमने बोला ज़ेनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी O2 के इक्विवेलेंट। अब सवाल है सर वो तीनों कंपाउंड क्यों नहीं बनाते हैं? ये तीनों बनाते हैं और इसी दो से क्यों बनाते हैं? बाकी से क्यों नहीं बनाते? क्लोरीन से क्यों नहीं बना लेते हैं? सल्फर से क्यों नहीं बना लेते हैं? तो चीजों को अच्छे से समझाता हूं। देखो, एलिमेंट जब भी कंपाउंड बनाएगा, एलिमेंट जब भी क्या बनाएगा? एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में। अब एलिमेंट को लेता हूं कंपाउंड में, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, तो दोनों में फर्क क्या होगा? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज जीरो होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज क्या होगा? जीरो। और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर है मेरी बात? जब कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, कुछ ना कुछ होगा। मतलब या तो एक तरह से थियोरेटिकली इलेक्ट्रॉन लूज करना है या थियोरेटिकली इलेक्ट्रॉन गेन करना है, दो में से एक काम करना। कोई बोलोगे सर शेयर भी तो होता है। एक्चुअली शेयर में भी दो टाइप होता है, गेन वाला शेयर, लूज वाला शेयर। आपने सुना होगा HCl में शेयर होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से अपनी तरफ खींच के रखता है, तो वो गेन वाला शेयर हुआ, और हाइड्रोजन जो छोड़ता है उसमें वो लूज वाला शेयर हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब आप ये सोचे कि या तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता होनी चाहिए या लूज करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फ्री स्टेट में, जब तक कंपाउंड नहीं बनाया है, एलिमेंट है मुक्त अवस्था में, क्लोरीन कोई मेटल है, तो वो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ना लूज किया ना गेन किया। कंपाउंड बनाओगे तो लूज गेन शेयर कुछ भी करो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर चार्ज आ जाएगा। जैसे HCl में शेयर है फिर भी H पर +1 है और Cl पर -1 है। NaCl में आयोनिक है, Na पर +1 है, Cl पर -1। मेरी बात को आप अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। तो इनर्ट नोबल गैसेस को भी लूज और गेन दो चीजें करनी। गेन ये लोग कर नहीं सकते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट में कंप्लीट फुल है, सेल फुल है, ऑर्बिट फुल है, तो ये गेन कोई नहीं कर सकता इनमें से। अब सवाल है ये लूज ही कर सकते हैं। तो बेटा अच्छे से सुन, जब ये किसी एलिमेंट से कंपाउंड बनाएगा, इन सब की बात कर रहे हैं अभी, ये किसी एलिमेंट से कंपाउंड बनाएगा तो ये गेन तो कर नहीं सकता है, सिर्फ ये, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सिर्फ लूज कर सकता है। तो लूज ये तब करेगा जब सामने वाला गेन करेगा। लूज कब करेगा? जब सामने वाला गेन करेगा। ध्यान से मेरी बात को सुन। तो लूज करने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने में, निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम होनी चाहिए। जैसे दो एलिमेंट मान लो सोडियम और क्लोरीन में, ध्यान से सुनो, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके NaCl बनाया ना रे, तो Na पर आया प्लस, Na ने लूज किया, और Cl पर आया माइनस, Cl ने गेन किया। इसका मतलब है सोडियम लूज इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां से लूज करना आसान होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम रही होगी, ये फंडा है। तो इन लोगों में, इन तीनों का पीरियोडिक टेबल में करीब करीब हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब सारे एलिमेंट से ज्यादा, इसलिए ये लूज भी नहीं कर सकते हैं। पॉइंट क्या बोला हमने? हीलियम नियन आर्गन गेन भी नहीं कर सकते हैं और लूज भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, इनसे निकालना बहुत मुश्किल है। जबकि क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की बात करो तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन और फ्लोरीन से कम है, O2 के बराबर है, ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम है। मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन के सामने में ये लूज करेगा क्योंकि इससे निकालने में एनर्जी कम लगेगी। क्लियर हुई चीजें? क्लियर हुई चीजें? हमने क्या बोला? हमने बोला ये तीन क्यों फ्लोरीन और ऑक्सीजन से कंपाउंड रिएक्शन करके बना सकता है, क्योंकि ये तीनों का इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में आसान है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी से इन तीनों का आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, बाकी उन तीनों की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इसीलिए वो लोग ऑक्सीजन फ्लोरीन से भी नहीं कर सकते हैं, ये तीनों ऑक्सीजन फ्लोरीन से कर सकते हैं क्योंकि उससे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। क्या मेरी बातें आप सभी को समझ में आई, हां या ना?
जिनको आया समझ में वो बताएं, जिनको नहीं आया उनके लिए इन शॉर्ट ऐसा बोलूं कि अगर आपसे पूछेगा कि क्यों जेनॉन बहुत सारे ऑक्सीजन या फ्लोरीन का कंपाउंड बनाते हैं, तो आप बोलेंगे क्योंकि जेनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी O2 के बराबर है और ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम से कम है। क्या आप चीजें क्लियर हो गई? जेनॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन O2 के बराबर है और ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम से कम है। इसीलिए इन लोगों के सामने जब ये आता है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फ्लोरीन लूज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो गेन कर लेगा। मेरी बात अच्छे से समझ में आई तो आप लोग बताएं प्लीज, और इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। तो हमने बोला कि इन तीनों को आप नोबल बोलेंगे और उन तीनों को इनर्ट बोलेंगे, क्योंकि ये तीनों कभी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते और ये तीनों कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आइए ध्यान से, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये बना सकता है, लेकिन वहीं पर हीलियम, नियन, आर्गन नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि इनका वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल। वहीं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, नेगेटिव इन सब में से कोई नहीं शो कर सकता है। तो ये सब कंपाउंड बनाए तो सिर्फ पॉजिटिव दिखा सकता है। पॉजिटिव तब दिखाएगा जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा। सिर्फ क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन का ही आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है। इन तीनों का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए ये तीनों कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ये तीनों बनाएंगे। चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब अच्छे से लाइक्स दबाइए और मेरे को बताइए क्लियर हुई या नहीं। स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। जी आइए अब किसी ने लिखा है, सैंडी, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट जस्ट केम हियर टू से सॉरी टू यू बिकॉज इन लास्ट बिफोर 12th बैच वाले माई हैड कमेंटेड समथिंग अननेसेसरली, आई एम रिग्रेटिंग सिंस देन। चलिए ठीक है, अगर एहसास है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ऑफलाइन में तो हम लोग पनिशमेंट दे देते हैं, ऑनलाइन में अगर आपको खुद आपके अंदर से चीजें आ जाती है तो बड़ी अच्छी चीजें होती है। आइए मैं यहां पर बातों को लाता हूं। तो हमने देखा कि आपने क्लियर समझा कि क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। इनर्ट एंड नोबल गैसेज की खोज की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, तो इनर्ट और नोबल गैसेज की डिस्कवरी का क्रेडिट दो साइंटिस्ट को जाता है, रैमसे एंड ट्रेवर्स नाम के दो साइंटिस्ट। ध्यान से, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इनर्ट एंड नोबल गैसेज, ठीक है। किनको हमने बोला? रैमसे एंड ट्रेवर्स। कुछ एलिमेंट को रैमसे ने ढूंढना है, कुछ को ट्रेवर्स ने, इसलिए इन दोनों का नाम आपको संयुक्त रूप से लेना है। लेकिन वहीं पर रेडॉन डिस्कवर्ड बाय डॉर्न, रेडॉन को किसने ढूंढा? डॉर्न ने। और चूंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए इसका नाम रेडियो एक्टिव से रे निकाला गया और डॉर्न से डॉन, 1900 रेडॉन। क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। हर एलिमेंट्स की डिस्कवरी, बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी आप लोग पढ़ते हैं, प्रिस्टले, डेवी, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में जानिए कि इनर्ट और नोबल गैसेस की डिस्कवरी रैमसे एंड ट्रेवर्स। ध्यान से देखें आप, इनर्ट एंड नोबल गैसेस आर वाटर सॉल्युबल। जानते हैं आप इस बात को कि ये सारे के सारे पानी में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, एक्सेप्ट हीलियम। एक हीलियम है जो इनसॉल्युबल है, ठीक है। जेनॉन को, हालांकि इसको मैं बाद में समझाऊंगा, आप जब पानी में डालेंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा बेटा, इन दोनों के बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब पानी में डालेंगे तो जेनॉन के अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम्स के बीच उसको वाटर घेर लेगा चारों तरफ से और यह हाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाएगा।
सर क्या बोला आपने, क्या एक बार और क्लियर कर सकते हो? डेफिनेटली। देखो ध्यान से, होता क्या है बेसिकली, ये भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि कोई चीज सॉल्युबल है इसका मतलब रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है। सॉल्युबिलिटी कभी कभी रिएक्शन करके भी होती है और कभी कभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर के साथ रिलेशन बन जाता है, उसकी वजह से होती है। सर एक बार और बताइए, फिर से बताता हूं। आपने पढ़ा होगा अणुओं के बीच अंतर आणविक बल होते हैं पहले से। अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट। आपको अच्छे से ये पता होगा, मॉलिक्यूल या एटम के बीच आपस में पहले से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। ठीक है, तो जेनॉन के एटम्स के बीच पहले से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था अपना। ठीक है, अभी ये पानी में नहीं डाला हमने, ये बीच में वेंडरवाल फोर्स बोलते हैं इसको। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन के तौर पे जाने। वेंडरवाल फोर्स है, जब आपने पानी में डाला तो जेनॉन के चारों ओर कहीं पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कहीं पॉजिटिव चार्ज, और वाटर के अणु, पानी के अणु इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस डायपोल के थ्रू। ये सब धीरे धीरे समझेंगे आप, या थोड़े अगर आप अच्छे स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, थोड़ा सा पहले से अगर आपको आइडिया है तो हो सकता है कि आप थोड़ा समझ जाए। कहने का मतलब है ये डेल्टा का साइन है, हर जेनॉन एटम के चारों ओर 6 वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे और जेनॉन एटम के बीच जो वेंडरवाल फोर्स है, इससे ये वेंडरवाल फोर्स ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी यहां पर क्या है, रिलेटिवली, यहां के वेंडरवाल फोर्स से ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर वेंडरवाल फोर्स। नहीं समझे, यहां से जो वेंडरवाल फोर्स है यहां पर रिलेटिवली ये स्ट्रॉन्गर वेंडरवाल फोर्स है, स्ट्रेंथ बढ़ गया। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अंतर आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। अच्छे से बेटा समझना, पहले जो जेनॉन के अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल थे, पानी में डुबोने के बाद, वाटर में जाने के बाद, वाटर का H2O के मॉलिक्यूल और जेनॉन के एटम्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हुआ, अंतराण्विक बल हुआ, अब वो ज्यादा मजबूत है। इसीलिए जेनॉन एटम्स को अलग होना पड़ गया। बहुत साफ है। हमने बोला सॉल्युबिलिटी 2 वजह से हो सकती है। ध्यान से दोस्त, हमने बोला सॉल्युबिलिटी 2 वजह से हो सकती है। सॉल्युबिलिटी, एक कोई चीज सॉल्युबल, एक ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, या तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जैसे क्लोरीन को आप पानी में डालेंगे तो HCl जोड़ HOCl बन जाएगा और ये दोनों पानी में सॉल्युबल है, इसीलिए क्लोरीन पानी में घुल गया। लेकिन ड्यू टू स्ट्रेंथेनिंग, स्ट्रेंथेनिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, मजबूत होना, स्ट्रेंथेनिंग मजबूत होना। तो ड्यू टू स्ट्रेंथेनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, स्ट्रेंथेनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन वाटर, इन वाटर। जैसे एग्जांपल में क्या है, जेनॉन, जेनॉन को आपने पानी में डाला तो जेनॉन H2O, 6H2O, इस तरीके की चीजें बन गई। उम्मीद है अब आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी चीज ध्यान से देखें, हमने बोला कि 2 वजह से सॉल्युबिलिटी होती है, किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी। कोई भी चीज पानी में सॉल्युबल होगा तो उसके 2 रीजन है, या तो वो पानी से रिएक्शन करके घुल गया है, या नहीं तो पहले से जो उनके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, वाटर में जाने के बाद वाटर से उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गया। इसी 2 में से कोई एक रीजन रहा होगा, किस चीज के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। तो जेनॉन ने वाटर से रिएक्शन नहीं किया है, जेनॉन के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, वाटर में जाने के साथ वाटर से उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गया, जेनॉन वाटर के बीच। तो क्या आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई? सॉल्युबिलिटी में हमने क्या बोला कि सारे इनर्ट नोबल गैसेज वाटर में सॉल्युबल है, और सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप है। सॉल्युबिलिटी ऐसे है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन।
डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी है, मतलब नीचे जाने पर वैंडरवाल फोर्स मजबूत हो जाएगा, ये जो बोला स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई अच्छे से? हाँ ना एक बार बताइए, और लाइक्स दबाइए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए प्लीज। एक बार बताइए पहले मेरे को समझ में आया अच्छे से या नहीं, प्लीज। जी, अब हम लोगों ने वहां पे सॉलिबिलिटी के लिए बात की, और भी कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। मान लो NaCl, इसका रीजन ऑफ सॉलिबिलिटी क्या है? यहां भी वही चीज है, रीजन ऑफ सॉलिबिलिटी क्या है? यहां भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये रीजन है, स्ट्रेंथेनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोई रिएक्शन नहीं होता है, स्ट्रेंथेनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये धीरे धीरे, क्योंकि Na+ और Cl- आयन में चले जाता है, तो उसके वजह से, जैसे अगर अगर मैं बोलूं कि रीजन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, इसका रीजन ऑफ सॉलिबिलिटी क्या है? तो ये अचानक नहीं समझ में आएगा बेटा, थोड़ा बहुत तो समझ ही सकते हो कि यहां पर क्या, कोई तो है नहीं इस तरीके का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये अचानक आप बोलोगे ना कि सर आज के लेक्चर में ये क्लियर हो जाए, तो नहीं होगा। HF और O2 बन जाता है, O2 O3 दोनों बनता है, तो HF वाटर में जाके सॉल्युबल हो जाता है, तो इस वजह से तो अचानक ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा दिमाग उस पर ना लगाएं। चलिए आगे मेरी बातों को सुनिए आगे। काफी लंबे समय तक ऐसा माना जाता था शुरू में कि इनर्ट और नोबल गैसेस कंपाउंड ही नहीं बनाते। आप लोग के भी दिमाग में ये है, अभी भी है, कि इनर्ट नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाते। वो तो हमने आपको बताया कि क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन बनाता है, इसलिए उसको नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस नहीं बोलते हैं। काफी लंबे समय तक ये एक मिथ बना रहा कि इनर्ट नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन बनाते हैं। ठीक है, मेरी बात को सुनेंगे। सबसे पहला कंपाउंड आपसे पूछा जाता है ये एग्जाम में, आप 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं अभी, जेनॉन की पूरी फैमिली जो है इनर्ट नोबल गैसेस 12th के सिलेबस में। हालांकि ये 11th का फाउंडेशन बैच है, फिर भी आप 12th के सिलेबस में ये है। हमने बोला कि सबसे पहला इनर्ट और नोबल गैसेस का कंपाउंड जो तैयार हुआ था वो जेनॉन का ही था। बर्टलेट एंड लोहमन नाम के साइंटिस्ट ने तैयार किया था। ध्यान से, फर्स्ट इनर्ट या नोबल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में जो तैयार किया गया, कौन था वो? ध्यान से, ExePTF6। अच्छे से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बात। ExePTF6 साइंटिस्ट थे प्रिपेयर्ड बाई बर्टलेट, पूछा जाता है नाम, बर्टलेट एंड लोहमन, बर्टलेट एंड लोहमन। फरवरी 15 फरवरी 1962। आप सोचें 1962 कितना रिसेंट ईयर्स है, ऐसा नहीं कि बहुत साल हो गए। 1962 कितना रिसेंट ईयर्स है, जरा सोचें। इतने हाल फिलहाल के सालों में आकर के पता चला कि इनर्ट नोबल गैस कंपाउंड बनाता, मतलब उससे पहले लोगों को मालूम भी नहीं था कि इनर्ट नोबल गैस कंपाउंड बनाता है। जरा सोचो केमिस्ट्री का कितना लेट डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहला कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है, ExePTF6। जरा ध्यान दे, O2PTF6 एक कंपाउंड है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का, O फॉर ऑरेंज, ऐसे याद भी रख सकते हैं। ऑरेंज रेड कलर का ये कंपाउंड है। इस पर जब जेनॉन गैस डाला गया तो ये ExePTF6 नाम के ब्लू कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट किया। तो लोगों ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान से देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन क्या है? रीजन है आयोनाइजेशन एनर्जी। O2 का हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, आयोनाइजेशन एनर्जी जेनॉन के बराबर होता है। मतलब क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली एनर्जी। मतलब क्या है? जितनी आसानी से, जितनी एनर्जी से O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, उतनी ही आसानी से Exe से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। समझ में आया? मतलब O2 से O2+ बनाना
O2 से O2 प्लस बनाओ, इसमें जो डेल्टा H एनर्जी लगेगी डेल्टा H, और Xg से जो Xg प्लस बनाओ, इन दोनों का डेल्टा H सेम होगा। यही हमने बोला। इसीलिए O2 के जगह जेनॉन, जेनॉन की जगह O2 आ सकता है। तो ये जो कंपाउंड है दोस्त, इस कंपाउंड में O2 पर एक प्लस चार्ज है। O2 पर कितना चार्ज है? एक प्लस। और PtF6 पर इस तरह से पूरे PtF6 पर एक माइनस चार्ज है। ध्यान से देखिए, हमने बोला इसमें बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें लोग सामान्य तौर पर ऑक्सीजन पर चार्ज -2 लिख देते हैं, गलत है। अब कुछ लोग ऑक्सीजन पर चार्ज +1 लिखते हैं, यह भी गलत है। ऑक्सीजन का चार्ज इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +½ है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बताया चार्ज, क्योंकि O2 पर एक प्लस है तो PtF6 पर एक माइनस है। दो O2 मिला के एक प्लस है तो एक ऑक्सीजन पर हाफ हुआ। दो O2 मिला के एक प्लस हुआ तो एक ऑक्सीजन पर +½ हुआ। इसीलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको क्या बोलते हो? अभी हमने बोला था चार्ज को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। NaCl में Na का चार्ज है +1, तो बोलोगे NaCl में Na की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। NaCl में क्लोरीन की चार्ज है -1, तो बोलोगे NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। MgO में मैग्नीशियम का पर चार्ज है +2, तो बोलोगे MgO में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। वो जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो O2 पर एक प्लस है इसमें और PtF6 पर एक माइनस है, तो दो O2 पर एक प्लस, तो पर एटम जो चार्ज हुआ ये ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। तो दो O पर एक प्लस तो एक O पर +½ इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ये हुआ। चलो, कंपटीशन में हम लोगों से पूछता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम का कितना होगा। ध्यान से जानते हैं, सामान्य तौर पर बच्चे +4 बना के आते हैं। कैसे +4 बनाते हैं ये अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं सही आंसर क्या है, जरा गौर करें ध्यान से। आपने सुना होगा फ्लोरीन पर एक माइनस होता है। अच्छे से देखिए, आपने सुना होगा कि फ्लोरीन पर एक माइनस होता है, तो चूंकि फ्लोरीन पर एक माइनस होता है तो 6 फ्लोरीन पर 6 माइनस हुआ, 6 माइनस अक्वायर्ड बाय 6 फ्लोरीन एटम्स। और यहां पर कितना प्लस रखेंगे कि उतना प्लस और 6 माइनस जोड़ने के बाद भी एक माइनस बच जाए, तो 5 प्लस लेंगे। 5 प्लस 6 माइनस, तभी तो बच गया एक माइनस। इसीलिए प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हुआ, यह सही आंसर हुआ। लेकिन लोग ज्यादातर +4 बनाते हैं। कारण क्या है? लोग O2 PtF6 को ऐसा समझते हैं। अच्छे अच्छे लोगों से पूछिए, वो इसको इस तरह से तोड़ते हैं। ध्यान से, तो 2 O पर 2 प्लस तो एक O पर +1, इसीलिए हमने बोला कि वो +1 लिखते हैं। और 4 प्लस लेंगे तब तो 4 प्लस जोड़ 6 माइनस बराबर 2 माइनस। लेकिन हमने क्या बोला दोस्त, ये सही है कि गलत? गलत है। ये रिएक्शन के पीछे का आधार ही है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहली बार एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो O2 में एनर्जी लगती है वही जेनॉन में एनर्जी लगती है। इसीलिए O2 पर एक ही प्लस है, PtF6 पर एक माइनस है, Xg पर एक प्लस है। यहां भी क्या हो गया दोस्त? यहां भी क्या हो गया? Xg का ऑक्सीडेशन स्टेट O.S कितना हुआ? +1। तो इनर्ट नोबल गैसेस की जो सबसे पहली कंपाउंड लैब में तैयार की गई वो थी XgPtF6। ये बना कैसे? O2 PtF6 के ऑरेंज कलर वाले कंपाउंड पर जेनॉन गैस जब फ्लो करवाया गया तो उससे एक ब्लू कलर का कंपाउंड तैयार हुआ XgPtF6। और XgPtF6 में भी जेनॉन पर +1 है। जिस तरीके से O2 PtF6 में O2 पर प्लस है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +½ है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी अच्छे से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही पर हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, स्टॉप करते हैं। और अब आप लोगों से ये मैं बोलूंगा कि आप लोग अपने एडमिशन प्रोसेस में जाएं।
चूंकि हमने एक वीक की फ्री डेमो क्लासेस रखी थी, हमने आपको उससे अपनी स्ट्रैटेजी भी समझाने की कोशिश की, अपना टीचिंग स्टाइल भी बताया, हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका। आप लोगों ने, उम्मीद है कि इन 3 लेक्चर्स में बहुत कुछ रिकॉग्नाइज किया होगा। तो अगर आपको जेन्युइनली आगे क्लासेस कंटिन्यू करने हैं, यूट्यूब से, जूम से या जिस भी माध्यम से हो वो मैं डिसाइड करूंगा, तो आपको हमसे 9504442888 पर हमारे टीम से या हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होकर के आप मेरे से पूछेंगे कि सर किस तरीके से आगे क्लासेस की जा सकती है। उम्मीद है बाकी आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। एक बार फिर से बता दें कि आप लोग अच्छे से समझे या नहीं। आप चाहे किसी भी क्लासेस के हो, जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हो, 11th हो, 12th हो, जेईई मेन हो, नीट हो, जो भी हो, आप अपने कोर्सेज के रिगार्डिंग हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू सिर्फ कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल जल्दी रिसीव नहीं करूंगा, व्हाट्सएप से रिस्पॉन्ड जल्दी दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में फिर। अब जब होती है हम लोगों की क्लासेस की टाइम वैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे है, 6:45 to 8:30 PM लाइव क्लासेज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों का अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच।